Hello students, welcome again. So अभी as you can see today's topic is biogeochemical cycles and this is for both class 11th as well as 12th. 11th में जो है ये environmental science में आता है and in 12th ये यूनिट 4 बॉटनी में आता है जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो एज यू कैन सी टुडेज टॉपिक इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, कुछ नहीं आपने क्या करना है. एक तो स्टार्ट होने से पहले जब भी आप कोई भी लेक्चर देखते हैं तो आपने अपने सामने रफ रखना है और फिर नोट करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और इस वीडियो को हमेशा जो है आप एटलीस्ट 360 या 480 पे देखिए, तो कहीं कहीं पे आप पास भी कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो एज यू कैन सी ये जो बायो जियोकेमिकल वर्ड है इसमें एक्चुअली 3 वर्ड्स है, ये विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स. एज यू कैन सी बायो प्लस जियो प्लस केमिकल. तो एक एक करके देखते हैं इनका मीनिंग क्या है. तो बायो जो है, बायो मीन्स लाइफ, यानी कि इसमें आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बिल्कुल आसान है ये. फिर जो है जियो, तो जियो भी आपको पता है, जियो रिफर्स टू अर्थ, हमारी ज़मीन, यानी कि हमारा ये जो बायोस्फीयर है. अब एज फार एज आवर अर्थ इज़ कंसर्न, तो इसमें पता है जो हमारी अर्थ है इसमें लैंड का एक बड़ा हिस्सा है, ज़मीन का बड़ा हिस्सा है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. जो वाटर का बड़ा हिस्सा है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और फिर जो एयर का बड़ा हिस्सा है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो ये जो 3 स्फीयर्स है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिला के बनाते हैं बायोस्फीयर. तो या हम इसको शॉर्टली हम इसको अर्थ भी कहते हैं, यानी अर्थ जो है इट इज़ ए गैंट बायोस्फीयर. फिर जो है तीसरी इसमें आते हैं केमिकल्स. तो केमिकल्स, बाय केमिकल्स वी मीन केमिकल सब्सटेंसेस. इसमें एलिमेंट्स आएंगे, इसमें कंपाउंड्स आएंगे, इसमें मिनरल्स आएंगे. तो आपने चूँकि आप 11th-12th क्लास से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि एनर्जी के अलावा जो है हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, मिनरल, जैसे हम कहते हैं हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए, जैसे हम कहते हैं हमें मल्टीविटामिन चाहिए. तो उनसे क्या होता है कि क्योंकि हमारी बॉडी में एक अहम रोल अदा करते हैं. फॉर एग्जांपल हम आयरन एलिमेंट की बात करते हैं तो वो हमारे ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में. इन द सेम केस मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, वो क्लोरोफिल में होता है. ठीक है. तो कुछ माइक्रो और कुछ मैक्रो न्यूट्रंस हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए, लेकिन मुझे अभी वहाँ नहीं जाना है. अभी हम यहाँ पर बात कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की करेंगे. उनको कहते हैं हम चिनॉप्स, CHNOPS. तो ये जो चिनॉप्स है एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर. तो ये जो है 6 एलिमेंट्स जिनको हम शॉर्ट में चिनॉप्स कहते हैं, ये याद रखना है. दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स. ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को होने ही चाहिए, उसमें प्रेजेंट, यानी उसको ये लेने ही लेने हैं, हासिल करने ही करने हैं. क्यों? ये जो 6 एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स. कुछ चिनॉप्स कम टुगेदर एंड फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स. ये जो चिनॉप्स है ये मिल के बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स. अब बायोमॉलिक्यूल्स आपको पता है कि वो क्या होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल डीएनए है, डीएनए एक मॉलिक्यूल है लेकिन ये क्या है, बायोमॉलिक्यूल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. इन द सेम केस प्रोटीन्स. अब ये जो यहाँ पर 6 है चिनॉप्स, तो ये 6 मिला के जो है प्रोटीन्स या डीएनए वगैरह वगैरह बनाते हैं. आपने पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल फास्फोरस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, फास्फोरस डीएनए में प्रेजेंट होता है. इन द सेम केस नाइट्रोजन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है. कार्बन जो ग्लूकोज बनता है उसमें प्रेजेंट होता है. हाइड्रोजन ये भी ग्लूकोज में होता है, वाटर में भी होता है. इन द सेम केस ऑक्सीजन भी हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए. तो शॉर्ट में आप याद रखिए जो 6 एलिमेंट्स हैं ये बनाते हैं चिनॉप्स. दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स. और ये क्या फिर बॉडी में फॉर्म करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स. ठीक. तो अगर आप इसी स्लाइड को देखेंगे, इसी स्लाइड में आपको समझ आएगा. जब हमने बायो पढ़ा, फिर हम कहाँ पे आ गए, जियो पे, फिर केमिकल्स पे. वो डैट मीन्स ये केमिकल्स हम कहाँ से हासिल करते हैं. अगर गौर से देखा जाए ये केमिकल्स जो है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, ये बाहर किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, बल्कि ये हमारे यहाँ ये अर्थ पे है. या तो ये लिथोस्फीयर में होंगे या हाइड्रोस्फीयर में होंगे या एटमॉस्फेयर में होंगे. फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ. तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से. ठीक. इन द सेम केस जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हम फॉर एग्जांपल कहेंगे ये वाटर से आता है. तो वाटर कहाँ से, समझे, हाइड्रोस्फीयर से.
इन द सेम केस हम कहेंगे फास्फोरस, फास्फोरस सल्फर, तो ये कहाँ से आते हैं? लिथोस्फीयर से। वो ठीक। तो इसी स्लाइड में आपको पता चलेगा ये जो मिनरल्स है, ये समझो ये यहाँ पे कहीं हो सकते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर में। फिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हासिल करते हैं। अब वो हासिल कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक। तो अभी आपने यही समझा कि जो बायो जियो केमिकल है, इसमें 3 वर्ड्स है। बायो का मतलब है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जियो का मतलब है अर्थ, जिसमें हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आता है। और फिर केमिकल्स का मतलब है मिनरल्स और न्यूट्रेंट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने चिनॉप्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। तो अभी इसको यहाँ इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक डायग्राम यहाँ पर चार्ट एक बनाता हूँ, इसको आप गौर से देखिए। अब पहले जो है जब हम एनर्जी की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी जो है एनर्जी फ्लो में भी पढ़ा है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो सन से एनर्जी आती है, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी आती है? सोलर एनर्जी आती है या रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो अब इससे जो सन से सोलर एनर्जी आती है, हमने देखा है कि इसको पहले कौन ट्रैप करेंगे या एब्जॉर्ब कौन करेंगे? एनिमल्स नहीं कर सकते, कौन करेंगे? प्लांट्स, वो ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस के लिए इनको क्या चाहिए? इनको न्यूट्रेंट्स भी चाहिए। फॉर प्लांट को जो है डिफरेंट न्यूट्रेंट्स चाहिए। वो न्यूट्रेंट्स कहाँ से लेगा? ये अर्थ से लेगा। इन द सेम किसी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। और वाटर भी जो है वो कहाँ से लेगा? ये थ्रू रूट्स, जो भी सॉइल से आएगा, ठीक। अब जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस की, अब हमें पता है कि यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज क्या है? वो मैटर है, उसमें न्यूट्रॉन्स है, CH6H12O6, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो अब ये जो ग्रीन प्लांट्स है, जो कि प्रोड्यूसर्स है, अब इनको कौन खाएंगे? हर्बीवोर्स, ठीक। जो एक फूड चेन बनती है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब हर्बीवोर्स इनको खाएंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो जब ये हर्बीवोर्स इन ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है और न्यूट्रेंट्स यानी कि मैटर भी ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जब ये हर्बीवोर डियर इस प्लांट को खाएगा, इस प्लांट में ये फूड खाएगा। अब उस फूड में स्टोर क्या है? एनर्जी, जिसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो डैट मीन जब ये डियर इस ग्रीन प्लांट को खाएगा, यहाँ से जो है एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। यानी ये जो डियर है यहाँ से एनर्जी भी हासिल करता है और न्यूट्रेंट्स भी यहाँ से हासिल करता है। यानी आप समझिए, जो अभी तक नाइट्रोजन ये ज़मीन में था, वो नाइट्रोजन इस प्लांट ने लिया थ्रू रूट्स, या कार्बन वगैरह जो एटमॉस्फेयर से लिया, ठीक। जो कार्बन इसने एटमॉस्फेयर से लिया था, उस टाइम ये क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो था वो किसके इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था। लेकिन जब इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, फिर यही कार्बन जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड में था, वो अब ग्लूकोज का हिस्सा है, CH6H12O6, सिंपल है। तो अब जब इस डियर ने जो है इस प्लांट को खाया, तो यहाँ से न्यूट्रेंट्स भी, मिनरल्स भी ट्रांसफ़र हो गए और साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो गई। बिल्कुल आसान है ये। नेक्स्ट, फिर इस डियर को कौन खाएगा? समझो इसको लॉयन ने खाया, फूड चेन है। तो जब लॉयन इसको खाएगा, यहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। बिल्कुल, क्योंकि लॉयन इसको खाएगा तो उस फूड में एनर्जी स्टोर है और न्यूट्रेंट्स भी, जाहिर सी बात है, वो भी ट्रांसफ़र होगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फूड चेन है, जिसमें सिर्फ 3 स्टेप है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। ये यहाँ पे टॉप कंज्यूमर भी बनता है, ये कार्निवोर है, ये हर्बीवोर है। तो जब ये फूड चेन बनती है, जब डियर ने इसको खाया, एनर्जी का भी ट्रांसफ़र है, न्यूट्रेंट का भी ट्रांसफ़र है, मैटर का भी ट्रांसफ़र है। फिर इस डियर को, हर्बीवोर को लॉयन ने खाया, एनर्जी का भी ट्रांसफ़र और न्यूट्रेंट्स का भी ट्रांसफ़र है, ठीक। बिल्कुल सिंपल है। अब हमें पता है कि सपोज़ अब ये जो लॉयन है, इसकी भी डेथ हो गई, और ये जो डियर है, इसकी भी डेथ हो गई। इन द सेम कि प्लांट्स की भी डेथ होती है, हमने पढ़ा है। तो जब इसकी भी डेथ हो गई, जस्ट सेकंड, इसकी भी डेथ हो गई, इनकी भी डेथ हो गई, इनकी भी डेथ हो गई, तो हमें पता है उस टाइम क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स, वेरियस बैक्टीरिया, फंगस, जो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब जब इनको ये डिकम्पोज करते हैं, बिल्कुल ख़त्म करते हैं, अब इसमें जो न्यूट्रेंट्स थे वो कहाँ जाएंगे? वो भी ओबियसली सॉइल में जाएंगे। बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब इनकी डेथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इसमें जो न्यूट्रेंट्स थे, जब ये बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में
जिसे हम कहते हैं ख़त्म हो गया, डिकम्पोज हो गया, इसकी भी डेथ, कोई भी डिकम्पोज हो कि इसमें जितने भी मिनरल या एलिमेंट्स हैं ज़मीन में वापस जाएंगे। प्लांट्स की भी जब डेथ होती है, इसमें जितने भी मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़मीन में वापस जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट को डेट मीन्स कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लांट से, तो प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हासिल किए? सॉइल से इन्होंने न्यूट्रिएंट्स हासिल किए, मिनरल्स। ठीक है, फिर वही न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ से चल के आप देखिए इसके पास गए, फिर यहाँ से चल के इसके पास गए, फिर जब इनकी डेथ हो गई वही न्यूट्रिएंट्स फिर वापस आ गए ज़मीन में, वही न्यूट्रिएंट्स वापस आ गए ज़मीन में, और फिर प्लांट्स ने जो है फिर फोटोसिंथेसिस के लिए या अपनी सर्वाइवल के लिए, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए फिर प्लांट्स ने इनको हासिल किया। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए न्यूट्रिएंट्स की जहाँ तक बात है या मिनरल्स की जहाँ तक बात है, उनका यहाँ पे एक साइकिल बनता है, यहाँ आप देखिए आप साइकिल सा बनता है। ठीक, तो अब आप खुद सोचिए, अब आप ध्यान लगाइए, ये जो केमिकल्स है, ये जो केमिकल्स है, इनका जो फ्लो है वो एक साइकिल बनाए थे, यानी कि जब प्लांट्स ने इनको यहाँ से लिया, फिर इनको दिया, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई वो फिर सॉइल में आ गए वापस, और फिर जब प्लांट्स जो लिविंग प्लांट्स हैं उनको ये चाहिए तो फिर ये प्लांट्स में वापस जाते हैं। ये देखिए आप, तो जो मिनरल्स है या न्यूट्रिएंट्स है, उनका जो फ्लो है, उनका जो बहाव है चलने का, वो एक साइकिल बनाता है। तो हम कहेंगे इसकी बेसिस पे, लेकिन आप यहाँ पर फिर देखिए, सन से आई थी एनर्जी, क्या ये एनर्जी सन के पास वापस गई? नहीं। वो डैट मीन जो एनर्जी आती है उसका जो फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शनल में। तो डेट्स वाई वी से फ्लो ऑफ एनर्जी इज लीनियर, एंड लीनियर मीन्स एक ही डायरेक्शन में है, यूनी डायरेक्शनल। ये एनर्जी जो सन से आई थी ये वापस सन के पास नहीं जाती है, मगर ये जो मिनरल्स है या एलिमेंट्स है ये जहाँ से आए थे, प्लांट्स ने इनको सॉइल से लिया था, लेकिन इस फूड चेन के थ्रू ये फिर सॉइल में वापस जाते हैं। वो डैट मीन्स इसकी बुनियाद पर हम कहेंगे जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट या मैटर है डैट इज साइक्लिक, ये आपने याद रखना है। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स या मैटर डैट इज साइक्लिक, लेकिन जो फ्लो ऑफ एनर्जी है डैट इज लीनियर, एंड फ्लो ऑफ मैटर इज साइक्लिक। फिर मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो मिनरल्स है ये सॉइल से आए थे, प्लांट्स ने लिए थे, फिर इसके ज़रिए ये कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस वगैरह वगैरह, लेकिन फिर ये ज़मीन में वापस आ गई। तो ये बनाते हैं साइकिल। तो इसी को कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। यानी जो केमिकल्स है, पहले समझो ये बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर जियो ये ज़मीन में वापस आते हैं, फिर जियो से वापस कहाँ जाते हैं? फिर बायो में। तो ये जो केमिकल्स है कभी ये बायो में होते हैं, कभी ये जियो में होते हैं। जब ये साइकिल बनेगा तो इसको हम कहेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। अब नेक्स्ट, अब जहाँ तक इसकी डेफिनेशन की बात है, एज यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज बायो जियो केमिकल साइकिल। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, अब ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, कभी ये एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट सॉइल में थे, लेकिन फिर जो है कभी ये कहाँ जाते हैं? बायोटिक यानी कि लिविंग में, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में जाते हैं, जो हमने अभी देखा। तो सिंपल है, द मूवमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज बायो जियोकेमिकल साइकिल। सिंपल डेफिनेशन, या हम कहेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल इज अ पाथवे बाय विच द मिनरल एलिमेंट्स मूव थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ये एक रास्ता है जिसमें हम देखते हैं जो मिनरल एलिमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ चलते हैं, बायोटिक टू एबायोटिक एंड एबायोटिक टू बायोटिक, ये चक्कर लगाते रहते हैं, वाइस वर्सा। तो इसको भी हम कहेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो इट इन्वॉल्व्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स। तो आपको पता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर, यानी जो प्लांट है वो पहले इम्पोर्ट करते हैं मिनरल्स को, कहाँ से? सॉइल से, और फिर जब उनकी डेथ होती है ये एक्सपोर्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वापस देते हैं ज़मीन को। इम्पोर्ट का मतलब है लेना, एक्सपोर्ट का मतलब है देना। वही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ज़मीन से ये इम्पोर्ट लेते हैं मिनरल्स, और फिर एक्सपोर्ट वापस भी इसी को देते हैं। तो यहाँ पे एक साइकिल बनता है जिसे हम कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। अभी जो आज हमें पढ़ना है, कुछ आपके साइकिल्स है सिलेबस में, तो उसमें पहला है कार्बन साइकिल। यानी कि अब हमें देखना ये कार्बन जो है ये कैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हुए नॉन लिविंग कंपोनेंट में ये कैसे साइकिल बनाता है। अब हम थोड़ा बहुत कार्बन का इंट्रोडक्शन, हमने 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कार्बन एंड कंपाउंड्स में एक वर्सटाइल एलिमेंट है
क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो वही है। समझे, देयर आर अबाउट 1 करोड़ नोन कंपाउंड्स इन दिस वर्ल्ड, तो उसमें से 90 लाख कंपाउंड्स कार्बन बनाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। वो हमारा टॉपिक यहाँ पे नहीं है, वो आपने 10th में पढ़ा ही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है डेट इज़ 0.03%। अब जो कार्बन है, याद रखना, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मगर कैसे? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ गैसेस फॉर्म है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की खुद की परसेंटेज क्या है? 0.03, यानी कि बहुत ही कम। तो अब मैं ये भी हमने पढ़ा है कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये बायोमोलिक्यूल्स में होता है कार्बन, जैसे डीएनए, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बिल्कुल ये सिंपल बात है। लेकिन जहाँ तक सी वाटर की बात है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है एज कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जहाँ तक सी वाटर की बात है वहाँ पे ये लाइमस्टोन में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखिए CaCO3, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल आप देखिए एटमॉस्फेयर में ये गैसेस कंपाउंड में है, और ये जो सी वाटर में वहाँ पर ये सॉलिड कंपाउंड में है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इन द सेंस आपको पता है कि ये फॉसिल फ्यूल्स में भी है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, तो उनमें भी जो है कार्बन होता है। बिल्कुल क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम पहले देखेंगे यहाँ पे कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल जो है इसको हम दो स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहला है बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल और दूसरा है जियोलॉजिकल। तो डरने की बात नहीं है। बायोलॉजिकल में हम देखेंगे कैसे ये जो कार्बन है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपना साइकिल कंप्लीट करता है। जियोलॉजिकल में हम देखेंगे कि ज़मीन में कैसे, जो यानी कि एबायोटिक में कैसे साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक, तो बायोलॉजिकल में हम देखेंगे बायोटिक में कैसे साइकिल करता है, जियोलॉजिकल में हम देखेंगे एबायोटिक में कैसे साइकिल कंप्लीट करता है। अब बायोलॉजिकल जो है ये गैसेस फेज है, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, और जियोलॉजिकल जो है ये सेडिमेंटल फेज है, जिसमें हम सॉलिड किसी कंपाउंड की बात करेंगे। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। अब सिंपल है, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में भी कहेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि पहले जो है ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस के लिए तो उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ये रिएक्शन आप यहाँ पे देखिए, यानी कि ये वाली रिएक्शन, ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। सिंपल, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, फिर प्लस वाटर, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिंपल आप सभी को पता होगी ये। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑटोट्रॉप्स है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इम्पोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, तो इस पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्पोर्ट होता है कहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, फिर हमें पता है फोटोसिंथेसिस की एक अपोजिट रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब आप देखिए रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज जब सेल्स में जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ऑलरेडी 10th वालों को बताया है, जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है एक दूसरे की बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन है। आप देखिए फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स ये है प्लस एनर्जी, रेस्पिरेशन में ये प्रोडक्ट्स है, और फोटोसिंथेसिस में ये प्रोडक्ट्स है, रेस्पिरेशन में ये रिएक्टेंट्स है। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और वापस क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये आप देखिए फिर प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बन गए? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फिर बाकी जो एनिमल्स है इंक्लूडिंग प्लांट्स, जब ये रेस्पिरेशन करेंगे ये ऑक्सीजन को लेंगे और बाहर क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक कंपोनेंट है, हम प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फिर रेस्पिरेशन के थ्रू तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को देते हैं वापस। तो बन गया ना साइकिल। जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने लिया, फिर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने रेस्पिरेशन के ज़रिए एटमॉस्फेयर को दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड वापस। तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। तो एक डायग्राम यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, ये देखिए आप, ये है प्लांट्स यहाँ पे। तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप देखिए एरो यहाँ की तरफ है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने एटमॉस्फेयर से लिया, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे,
जब इन्होंने यहाँ पे ग्लूकोज बनाया तो उस ग्लूकोज को ये एनिमल्स भी खाएंगे, कुछ की डेथ होती है। फिर जब ये एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करेंगे, प्लांट खुद रेस्पिरेशन करेगा, उस रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये सिंपली बनाता है बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। तो बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में सिर्फ हम लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट को, यानी प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, फोटोसिंथेसिस की, फिर इसको एनिमल्स ने खाया, फिर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों करेंगे रेस्पिरेशन, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा एटमॉस्फेयर को। तो हो गया कंप्लीट बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। तो बिल्कुल सिंपल है ये, आप इसको पॉज करके जो है नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है डेट इज़ जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। तो इसमें हम देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट में कैसे जो है कार्बन का साइकिल बनता है। अभी यहाँ पे आप ये समझिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है डेट्स प्रेजेंट इन एयर एटमॉस्फेयर में, तो जब वहाँ पे कभी समझे आप वाटर भी है ड्यूरिंग रेन, आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर, समझे रेन के साथ, ये एक वीक एसिड बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है ये डिसोसिएट होता है इनटू कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन। ठीक, तो पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में वीक एसिड बनाता है, जिसका नाम क्या है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट होता है इनटू कार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन्स। तो अब क्या है, एक लंबी प्रोसेस है, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट ही करता हूँ। अब ये कार्बोनेट आयन जो है, समझिए जब ये रेन होती है तो वेदरिंग के थ्रू रॉक्स को जब डिसोसिएट होता है तो फिर ये दरिया में जाता है कार्बोनेट आयन। इवेंचुअली एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है ये जो जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल है, इसमें हज़ारों साल 100 साल लग सकते हैं। तो इवेंचुअली ये जो कार्बोनेट आयन है इट रीचेस ओशंस। ये कहाँ पे होता है, ओशंस में पहुँच जाता है। वहाँ पे रिएक्ट करेगा कैल्शियम आयन्स के साथ, तो क्या बनेगा वो हम देखेंगे। अब ये जो कार्बोनेट आयन है इसने रिएक्ट किया ओशन में कैल्शियम आयन्स के साथ, अब वैलेंसी यहाँ पर देखिए 2+2-, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं लाइमस्टोन, या सिंपली आप कहें जो मार्बल हमारे पास है डेट इज कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है या लाइमस्टोन, ये कहाँ पे बन गया, ओशंस में, ओशन के डेप्थ पे, उनके बिल्कुल बेड पे, बॉटम पे। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है सबडक्शन ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेक्टोनिक मूवमेंट्स। आहिस्ता आहिस्ता ये जो रॉक्स होते हैं जहाँ पे भी ज़्यादा कंसनट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन की है, ड्यू टू आपको पता है वहाँ पे हाई प्रेशर है या टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ये वहाँ पे फिर एक वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। आतिशफिशा पहाड़ जिसे हम कहते हैं, वो कभी जब हाई प्रेशर ये मेल्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो विथ हाई प्रेशर ये वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर जो है एटमॉस्फेयर में आता है एज गैस। तो इसको आप इन द और एडिशनली हमें पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि आज से लाखों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के नीचे दब गए थे बाय सम नेचुरल प्रोसेस, अर्थक्वेक वगैरह, तो उन्होंने क्या बनाया, सिंपल आपको पता है उन्होंने बनाए फॉसिल फ्यूल्स। ये हमको पता है फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से बने, जब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन के नीचे दब गए। तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास है कोल एंड पेट्रोलियम। तो जब हम कोल और पेट्रोलियम को भी जलाते हैं, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होता है और एटमॉस्फेयर में जाता है। इसको आप यहाँ देखिए, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, पहली डायग्राम, ये इसको अगर आप जूम करके देखेंगे, यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना सी बेड के नीचे बिल्कुल बॉटम पे, तो जब वहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है तो ये बर्स्ट होता है, ये फट जाता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ से फिर डिसोसिएट होके कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आता है ऐसे। तो जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल में आप देख सकते हैं कि इसमें बायोटिक कंपोनेंट नहीं आया, बल्कि क्या आ गया, एबायोटिक कंपोनेंट। डेट्स वाइज इसको कहते हैं जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। तो अगेन आप याद रखिए, हमने स्टार्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है इनटू कार्बोनेट आयन्स एंड हाइड्रोजन आयन। अब ये जो कार्बोनेट आयन है इवेंचुअली इट रीचेस ओशंस, वहाँ पे कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल सी बेड पे यानी कि बॉटम पे है बैठा हुआ, बहुत टाइम के बाद हाई प्रेशर और टेक्टोनिक मूवमेंट से क्या होता है, ये बर्स्ट होता है। कैसे बर्स्ट होता है, एज वॉल्केनिक इरप्शंस, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एटमॉस्फेयर से में रिलीज होता है।
उसी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया था जब उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, यानी कि साइकिल बन गया। अब दूसरी बात, जो हमारे पास ये फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स जो है वो भी कहाँ से बनते हैं, जब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़मीन के नीचे जो है और समंदर के नीचे दब गए थे, तो सालों लाखों सालों के बाद वो भी बनते हैं फॉसिल फ्यूल। अब जब हमारे पास है फॉसिल फ्यूल कोल, जब हम कोल को जलाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तो वो भी एटमॉस्फेयर में वापस जाता है। तो वो भी समझिए वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आया था और वापस गया एटमॉस्फेयर में। तो अगर आपको अब कार्बन साइकिल बनाना है तो सिंपल है, तो आप एक एक करके यहाँ पे देख लीजिए। अब पहले हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल पार्ट वाला। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेंगे, प्लांट्स किस लिए लेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये जो प्लांट्स है ये क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। अब इन प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल्स, जो हमने पहले फूड चेन में देखा। फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, ये वापस देते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को, ये भी रेस्पिरेशन करता है, ये भी रेस्पिरेशन करता है, तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हो गया ये बायोलॉजिकल वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है, अब हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या हो, मतलब बिल्कुल क्लियर है, अब ये जो प्लांट्स एनिमल्स है, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इनकी डेथ हो गई, प्लांट्स और एनिमल्स की क्या होगी, डेथ एंड डिके। तो जब इनकी डेथ एंड डिके होती है तो ये क्या बनाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो वहाँ से भी क्या निकलेगा, जब हम इनको बर्न करेंगे वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वापस एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो ये हो गया जियोलॉजिकल पार्ट वाला। इन द सेम कि जो अभी हमने देखा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन जो एटमॉस्फेयर में था, हो सकता है ये वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड हमें क्या देता है, कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। अब ये जो कार्बोनेट आयन है, जब ये सी में जाएगा वहाँ पे कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी हमने देखा लाइमस्टोन, मार्बल। अब ये जो मार्बल है, आप यहाँ पे देखिए, अब सबडक्शन, यानी कि ये जो लाइमस्टोन बिल्कुल सी बेड पे है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इट मेल्ट्स, तो सबडक्शन उसको कहते हैं। और फिर रिलीज़ करता है, विथ हाई प्रेशर रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन वॉल्केनिक एरप्शंस। तो ये वाला जो है, ये वाला इसमें आप एबायोटिक है, तो ये क्या है, जियोलॉजिकल, और ये वाला जियोलॉजिकल। वैरेज ये वाला जो है ये बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल है। लेकिन ये वाला सारा जो है आपकी स्क्रीन पे जो मैंने अभी नोट किया, ये किस में आएगा, जियोलॉजिकल में। तो फिर इन द एंड, अब यहाँ पे जो वॉल्केनिक इरप्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस जाएगा एटमॉस्फेयर में, और फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था वो भी वापस जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो इन शॉर्ट ये बिल्कुल आसान ही आपको याद रहना चाहिए। ये जो ऊपर वाला है ये बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल है, एंड ये जो बाकी यहाँ यहाँ ये वाला ये सारा क्या है, जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इसको आप बिल्कुल पास करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है आप नोट कीजिएगा। विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।